गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वैम्पेक्स में। फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपनी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और आज हम करने वाले हैं 26 जून के सारे करंट अफेयर्स, और इसमें हर एक न्यूज़ को बहुत डेप्थली हमने कवर किया है। ओके, तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लेकर आते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक से एक क्वेश्चन, जो कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इनमें से क्वेश्चन आए ही आए। देखिए, जो क्वेश्चंस हैं सेम फॉर्मेट में नहीं आएंगे। जो हम करवाते हैं, जो एनालिसिस होता है, वहां से भी क्वेश्चन उठकर आएंगे। तो इसलिए एक एक चीज को बारीकी से ध्यान से सुनिए और अपने आंसर्स देने में कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट भी कीजिए। ओके, तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ परियोजना के लिए कितनी राशि का ऋण प्रदान कर रही है। बताइए कि विश्व बैंक जो है वो मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली की कितनी ऋण प्रदान कर रही है। तो अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपने अपने। ओके, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है $32 जो है विश्व बैंक लोन दे रही है मिजोरम को। और देखिए, ये मिजोरम को लोन क्यों दी जा रही है भाई। तो मिजोरम में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए, मैनेजमेंट कैपेसिटी और हेल्थ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट, जिसमें मिजोरम गवर्नमेंट है, और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है। बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनकी हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये लाया गया है। ओके, देखिए, द प्रोजेक्ट विल स्ट्रेंथ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। देखिए, ये जो हमारी स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इन सभी राज्यों को इस प्रोजेक्ट से फायदा होने वाला है। और इसमें क्या होगा, बेसिकली इस प्रोजेक्ट में जो भी पेंडेमिक्स आ रहा है, आने वाले पेंडेमिक्स जो कि हम कोविड-19 की तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, पेंडेमिक अलर्ट होगा इसमें, हेल्थ केयर इमरजेंसी में भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, HIV वगैरह, तो उन सब से भी छुटकारा पाने की कोशिश की जाएगी। ओके, अब देखते हैं रिसेंट में और क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो मणिपुर में, सॉरी, मिजोरम के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है रॉबर्ट रोमानिया रोयते, इन्होंने अनाउंस किया है 1 लाख का पैकेज, जिसके पास सबसे हायर फैमिली मेंबर्स थे। ओके, तो उनको 1 लाख की जो रकम है वो दी जाएगी। ठीक, जिनके पास हाईएस्ट मेंबर ऑफ चिल्ड्रंस थे। और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है आइजवल। क्या है इनकी कंस्टिट्यूएंसी? आइजवल इनकी कंस्टिट्यूएंसी है। और 500 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को सपोर्ट करने के लिए साइन किया है। तो अभी हमने 3 चीजें देखी है कि जो रोमाविया रोयते हैं, तो उन्होंने मिजोरम की हाईएस्ट फैमिली के लिए 1 लाख तक की रकम देने की बात करी है। ये चीज हो गई। दूसरा, हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम है, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए 500 मिलियन की राशि दे रहा है। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम और वर्ल्ड बैंक में साइन हुआ है ना। तो मिजोरम देखिए कब बना, एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी के रूप में इसे 1972 में स्वीकार किया गया कि हाँ भाई, ये हमारे देश का यूनियन टेरिटरी होगा। ओके, और एक स्टेट के रूप में इसे 1987 में मान्यता मिल गई थी। कब मिली?
तो 1987 में इसे मान्यता मिल गई है। और जो कैपिटल है इसका वो है अजयवल। और डिस्ट्रिक्ट इसमें कितने हैं भाई, तो टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इसके गवर्नर कौन है ये देखिए, PS श्रीधरन पिल्लई इसके गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा, जो कि MNF पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के डिप्टी CM कौन है, तो तवनलुया इसके डिप्टी CM है। और अगर बात करें राज्यसभा लोकसभा सीट की, तो मिजोरम और जो बाकी स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के, तो वहाँ की मैक्सिमम राज्यों के जो लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं वो एक एक ही सीटें हैं। तो सबसे कम रिप्रेजेंटेशन इंडिया के पार्लियामेंट में जो आता है वो आता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। तो इसका रीजन क्या है, क्यों यहाँ से सिर्फ एक ही मेंबर निकल कर आता है भाई लोकसभा और राज्यसभा में। तो इसका जो मेन रीजन है वो है डेमोग्राफी। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप लोग को पता होगा कि राज्यों में जो राज्यसभा सीटें हैं वो किसी भी राज्य की जनगणना के आधार पर तय की जाती हैं। तो जो लास्ट हमारा सेंसस था, तो उस आधार पर राज्यसभा सीट जो है मिजोरम की वो एक तय की गई थी। ओके, तो अगली आने वाली जो जनगणना है उसमें कुछ और भी हो सकता है कि मेंबर्स बढ़ जाए। आगे देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है जिसके साथ MAU साइन हुआ है, तो उसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपस। ओके, डेविड मालपस जो हैं इनके प्रेसिडेंट हैं। और हेडक्वार्टर है कहाँ है भाई, तो इसका वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। तो क्वेश्चन में यूनाइटेड स्टेट भी दे सकता है और वॉशिंगटन भी दे सकता है। और इसका फाउंडेशन कब हुआ, इसका फाउंडेशन अगर पूछता है तो जुलाई 1944 में इसका फाउंडेशन हो गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लक्ष्य तेरा सामने है शीर्षक से किसके द्वारा रचित और गाया गया है। तो अभी हाल ही में जो ओलंपिक थीम है वो आया है लक्ष्य तेरा सामने है, वो किसके द्वारा गाया गया है वो बताना है आप लोगों को। तो बताइए किसने गाया है, AR रहमान, जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह या मोहित चौहान, किसके द्वारा गाया गया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है मोहित चौहान। मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने है इस थीम को गाया है। तो देखिए, और ये जो सॉन्ग है बेसिकली जो ओलंपिक में खेलने वाले हमारे योद्धा जो खिलाड़ी हैं हमारे, उनके मोटिवेशन के लिए गाया गया है। और बुधवार को ये सॉन्ग लॉन्च किया गया था। ओके, और जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने इसे ट्वीट करके शेयर किया है, इन्होंने शेयर किया था। और ये 57 सेकंड की वीडियो शेयर की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो किरण रिजिजू हैं उन्होंने इंडियाज ओलंपिक थीम को लॉन्च किया, अभी हमने बताया ना। और इस बार ओलंपिक में कम से कम 100 इंडियन एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कितने भाई, 100 इंडियन एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस बार। अब देखिए और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए वो भी देख लेते हैं। रिसेंटली जो मनप्रीत हैं वो इंडियन मेंस हॉकी ओलंपिक टीम को लीड कर रहे हैं। कौन कर रहा है, मनप्रीत। और दूसरा रानी रैमपल, ये वुमेन हॉकी टीम को कैप्टन के रूप में नेतृत्व दे रही हैं। कौन है वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन, वो है रानी रैमपल। और जो प्रणति नायक दूसरी महिला है जो कि ओलंपिक में एज अ जिम्नास्टिक क्वालिफाई कर रही है। कौन से नंबर की है, सेकेंड वुमेन जिम्नास्टिक होंगी ये ओलंपिक में। और नेथरा कुमनन जो है
वो इंडिया की पहली वुमेन है जिन्होंने वुमेन सेलर्स में क्वालिफाई किया है। और जो वर्ल्ड ओलंपिक डे है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसको कब विश्व स्तरीय दिवस रूप में मनाया जाता है? तो भाई 23 जून को हम लोग वर्ल्ड ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो 23 जून को ये मनाया जाता है। देखिए, जो समर ओलंपिक ओलंपिक चैंपियनशिप है वो खेला जाने वाला है। और ये कब तक खेला जाएगा? तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक इसका अनाउंसमेंट हुआ है कि ये खेला जाएगा। ओके, और इसका लोकेशन कहाँ है? तो टोक्यो में इसका लोकेशन है। 339 स्पोर्ट्स जो हैं इसमें खेले जाएंगे। इसमें 50 डिसिप्लिन्स हैं, अलग अलग तरह के 339 स्पोर्ट्स इसमें खेले जाएंगे। और इसका जो मेन मोटो है वो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस। इसका जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए, किसे नियुक्त किया गया है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति के रूप में? अभी मैं बता दूं, जो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय है वो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। और इसमें कई तरह के जो खेल डिसिप्लिन्स है वो शुरू किए जाएंगे। तो उनकी ही कुलपति किसे नियुक्त किया गया है वो बताना है। तो इन्हें नियुक्त किया जा रहा है कर्मल मल्लेश्वरी को, जो यहाँ पर हमारा थर्ड आंसर करेक्ट होगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो है उनको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। ये देखिए, कल अरविंद केजरीवाल जी ने इनको संबोधित भी किया था। तो देखिए, जो फर्स्ट वुमेन है ये जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक में। ओके, और इस यूनिवर्सिटी का मेन उद्देश्य है क्रिएट एथलीट्स को बनाना। खेल में स्टूडेंट्स जो है उनको प्रमोट करना, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नेशंस को प्राउड फील करवाते हैं। ओके, और ये जो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसके लिए स्टेट कैबिनेट ने 2019 में रिजोल्यूशन को पास कर दिया था। और ये जो यूनिवर्सिटी है मुनीरका में बनाई जा रही है। और इस यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक डिग्रीज दी जाएंगी जो स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड होगा। तो इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट लेवल तक की पढ़ाई और इसमें प्रैक्टिस होगी। ओके, जो जिस खेल में इंटरेस्टेड होगा वो इस यूनिवर्सिटी में जा सकता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कर्मन मल्लेश्वरी की, तो जो कर्मन मल्लेश्वरी हैं उनका जन्म हुआ था 1975 में। और ओके, और ये एक रिटायर्ड वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर हैं, रिटायर्ड हैं। इन 1995 इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न जीता। उसके बाद 1999 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ओके, कब सम्मानित किया भाई? तो 1999 में पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया था। और मल्लेश्वरी ने वर्ल्ड टाइटल 54 केजी डिवीजन भी पाया है 94 और 95 में। और तीसरे स्थान पर रही 93 से 1996 में। ओके, तो ये थी कर्मल मल्लेश्वरी की बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे हम देखते हैं कि 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने वो पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पहला ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए इन्होंने जीता था। और ये पहली महिला है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भी ओलंपिक मेडल जीता। और इन्होंने उसके बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एज अ चीफ जनरल मैनेजर काम किया।
ओके। अभी तक ये किसके रूप में काम कर रही थी, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एज अ चीफ जनरल मैनेजर काम कर रही थी, जो कि अब दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कुलपति होंगी। तो अब बात करें अगर दिल्ली की, तो भाई जो दिल्ली है हमारी, वो कैपिटल है हमारे देश की, और इसके 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अनिल वाइजल इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अरविंद केजरीवाल, और डिप्टी मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। और इसके जो लेजिस्लेचर यूनिक कैमरल सीट्स हैं वो है 70, और राज्यसभा की इनकी टोटल सीट है 3, और लोकसभा में इनकी टोटल सीटें 7 है। कितनी है? 7 है। देखिए, जो दिल्ली है एज अ कैपिटल, इसको कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया 1911 में, और इसको यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1956 में, और फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1952 में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी से 1952 में कहा गया। और इसका फाउंडेशन जो है वो किसने किया, तो आनंद आनंद पाल तोमर ने इसका फाउंडेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉयकथन टॉकथन 2021 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित एक अंतर मंत्रालय पहल है? किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है टॉकथन 2021 को? किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह एक अंतर मंत्रालय पहल है। देखिए, और इसमें वोकल टू लोकल टॉयज की बात की जाती है। इसमें बेसिकली कौन कौन सी मिनिस्ट्री शामिल हैं, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं इसमें इनिशिएटिव कर रही हैं। और इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें नए नए खेल, एक सेकेंड, इसमें खेल से संबंधित नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए आइडिया जनरेट करने का काम किया जाता है, और नए इनिशिएटिव्स लेने के लिए इसमें एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। ओके, उस प्रतियोगिता में ना एक अच्छी खासी रकम दी जाती है, 5 लाख तक की रकम दी जाती है। और इस जो भी इसमें सर्वश्रेष्ठ साबित होता है, इसमें क्या होता है कि कई स्टूडेंट, टीचर या फिर जो रिसर्चर हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपने अपने मॉडल्स को लेकर, अपनी अपनी आइडियाज को लेकर, और जो इसमें जीतता है उसको एक अच्छी खासी रकम दी जाती है उसके प्रोडक्शन के लिए। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है वो भी मैं बताऊंगी। देखिए, ये 2021 हैकथॉन जो है वो 5 जनवरी को लॉन्च किया गया था, और इसका जो मेन उद्देश्य है इनोवेटिव टॉयज और गेम आइडियाज को लेकर आना है। और इसमें कम से कम 1.2 लाख जो पार्टिसिपेशंस हैं वो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और इसमें लगभग 17,000 आइडियाज, कितने, 17,000 न्यू आइडियाज लेकर आए हैं ये 1.2 लाख पीपल्स। देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है इंडिया के कल्चर और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो टॉयज है उस हब को बढ़ाना। इंडियन लेवल पर इंडिया द्वारा ग्लोबल लेवल पर टॉयज मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का इसका मूल उद्देश्य है। और ये आता है हमारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। और इसका जो मेन थीम है वो है 9 themes including fitness, sports and rediscovery tradition Indian toys। इसके टोटल 9 themes हैं, जिसमें फिटनेस, स्पोर्ट्स और इंडियन ट्रेडिशंस के जो टॉयज थे, हमारी सभ्यता में जो छोटे छोटे टॉयज थे वो काफी क्रिएटिव थे, तो उन्हीं चीजों को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है भाई, तो इसमें स्टूडेंट,
टीचर और न्यू स्टार्टअप्स और टॉय एक्सपर्ट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें प्राइस क्या है, जो प्राइज जीतता है उसको कम से कम 50 लाख की राशि दी जाती है। माफ कीजिए, पीछे मैंने 5 लाख बोल दिया था, ये है 50 लाख तक के प्राइज उनको दी जाती है। और ये जो टॉयज है इसमें बेसिकली स्प्रिट है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। तो इसी उद्देश्य से ये काम किया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे टॉयज जो हैं आप इनोवेट करोगे जो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को श्रेष्ठ बनाएगा। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उससे क्या होगा, जो हमारा इंडिया है वो लगभग 100 बिलियन तक की जो टॉयज पर 100 बिलियन तक खर्च करता है बाहर से लाने के लिए, तो उसमें कमी आएगी। जो हम लोग अब इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करने के लिए अब सक्षम हो पाएंगे। ओके, देखिए रिसेंटली जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया था। इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमारी पिछली पिछली क्लासेस को देख लीजिए। और जो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने ऐसे रिपोर्ट भी पेश किया था। और जो रमेश पोखरियाल हैं उन्होंने ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 वो लॉन्च किया था। ओके, और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन भी चलाया। कब चलाया, तो ये चलाया गया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है भाई, तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था। तब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन लॉन्च किया था। तो इसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट कम से कम 3 ट्रीज लगाएगा जिससे हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है, तो ये बताना है। करेक्ट आंसर है हमारा SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन को लॉन्च किया है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है भाई, तो वो है हेल्थ केयर सेक्टर और पेंडेमिक हेल्थ केयर सेक्टर में लोगों को हेल्प करना, और जो पेंडेमिक है उससे लोगों को उसमें सहायता करना। और इसमें 100 करोड़ तक की पेबल राशि होगी जो कि 10 साल में वापस की जा सकेगी। ओके, जो SBI है उसने कुछ समय पहले कवच पर्सनल लोन भी लॉन्च किया था जिसमें कोविड-19 के जो कस्टमर्स हैं वो ये लोन ले सकते हैं। कवच जो कवच प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया उसके बारे में अगर आपको और जानना है तो हमारी पिछली क्लासेस को देख लीजिए, उसमें मैंने कवच प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए जो SBI है उसने 2022 तक के लिए जो फिजिकल ईयर है हमारा वो प्रेडिक्ट किया है कि जो इंडियन GDP ग्रोथ है वो 10.4% हो जाएगी। अब ये कैसे होगी ये किसी को नहीं पता। और फोर्ब्स लिस्ट जो है वर्ल्ड रैंकिंग बैंक जो प्रणाली है उसने SBI को 7th रैंक दिया है। किस रैंक में है ये, फोर्ब्स लिस्ट में 7th नंबर पर है। ओके, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उनके चेयरपर्सन कौन है, दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है और फाउंडेशन इसका हुआ 1 जुलाई 1955 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानकर्ता की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है, ये बताना है कि किस दानदाताओं की जो सूची है उसमें पहले स्थान पर कौन है। तो इनका नाम है जमशेद जी टाटा। कौन है भाई, तो जमशेद जी टाटा इसके ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया भर में सबसे ज्यादा दान दिया है, डोनर हैं, सबसे बड़े डोनर हैं ये। ओके, ये है।
तो बेसिकली ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनकी जो टाटा कंपनी हम लोग सुनते हैं वो इन्हीं की कंपनी है। ओके, और देखिए जो अभी टाटा के जो चेयरमैन है वो है नटराजन चंद्रशेखरन, और जो फाउंडर है वही जमशेद जी टाटा। इन्होंने टाटा जो कंपनी है उसका फाउंडेशन किया था। और फाउंडेशन कब हुआ? 1868 में इसका फाउंडेशन किया गया था। और हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है। और करंट ऑनर्स जो हैं वो उनके बेटे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है? तो ये बताना है, बताइए किसने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है? तो बंगाल ने, जो हमारा पश्चिम बंगाल है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ओके, तो एनीवन जिसने बंगाल में 10 साल तक बिताया है वो इस प्रॉफिट का फायदा उठा सकता है। और इस लोन को कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस लोन में क्या होगा? 4% तक का इंटरेस्ट रेट इसमें फिक्स किया गया है। और ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च होगा 30 जून को। कब लॉन्च होगा? 30 जून को ये लॉन्च होगा। और ठीक ऐसे ही स्कीम जो बिहार गवर्नमेंट है उसने भी लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2016 को। कब किया था? 2016 में बिहार गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च कर दिया था। और इस स्कीम में 4 लाख रुपए प्रोवाइड किए गए थे। ओके, और देखिए वेस्ट बंगाल के बारे में देख लेते हैं। तो ये है हमारा वेस्ट बंगाल, ये हमारा वेस्ट बंगाल। और इसकी स्थापना 1950 को हुई थी। और इसकी जो कैपिटल है वो है कलकत्ता। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सिटी भी कलकत्ता है। और इसकी डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो इसकी डिस्ट्रिक्ट टोटल 23 है। ओके, जो गवर्नर कौन है भाई? तो जगदीप धनखड़ इसके गवर्नर हैं। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है ममता बनर्जी, जो कि अभी अभी महायुद्ध से जीत कर आई हैं। कौन है? ममता बनर्जी इनकी चीफ मिनिस्टर हैं। लोकसभा सीट इनकी 42 है। कितनी है लोकसभा सीटें इनकी? तो इनकी लोकसभा सीट 42 है। और राज्यसभा सीट इनकी 16 है। और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। क्या नाम है इनके हाई कोर्ट का? तो कलकत्ता हाई कोर्ट यहाँ की हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में मिशन युवा विभिन्न परीक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की तैयारी के लिए सालाना 2500 से अधिक छात्रों का समर्थन कर रहे हैं? किस राज्य में ये हो रहा है कि हर साल 2500 से अधिक छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बताइए करेक्ट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर हमारा करेक्ट आंसर है। और मिशन युवा के तहत 2500 युवाओं को कोचिंग दी जाती है। कितने? 2500 युवाओं को कोचिंग दी जाती है। और इसमें जो भी स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनको इस मिशन के तहत शामिल किया जाता है। और इसमें बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जे.एन.के पीएससी कंबाइंड सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और जुडिशरी सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड अदर ऑल इंडियन लेवल एग्जामिनेशंस विल बी कवर। इसमें ये सभी एग्जाम्स कवर किए जाते हैं। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिशन युद्ध शाहिद इकबाल चौधरी, उन्होंने कहा कि इसमें क्या होगा? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले जो कोचिंग्स है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में और क्या क्या न्यूज रही है कुछ दिनों पहले। तो जो जम्मू कश्मीर है वहां का वयान जो गांव है
जो बयान गांव है वो पहला गांव बन गया है जहां पर जो 18 ईयर्स से अबव अडल्ट पॉपुलेशन है वहां सबको ही टीका लग चुका है, कोविड-19 का टीका लग चुका है। तो वैक्सीनेटेड विलेज जो है वो कश्मीर का बयान है। ओके। जो इंडियन रेलवे है उसने चेनाब ब्रिज ऑन रिवर चेनाब एक 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 रिवर पे इन्होंने बॉटम भी तैयार किया है और एक ब्रिज बिल्ड हो रही है जो कि होगी बक्कल और कौरी के बीच में। ओके। और ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू और कश्मीर की। तो ये ब्रिज जो है बक्कल और कौरी के बीच में होगी जो कि जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं जम्मू और कश्मीर की तो देखिए शुरू से ही जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब से ही जम्मू कश्मीर एक विवादित इलाका था ना भाई। यहाँ पे 370 भी तो लागू था। तो इसी के खिलाफ जो इसकी जो अपनी पार्लियामेंट थी, अपनी गवर्नमेंट होती थी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, तो इस तरीके से एक पूरी तरीके से स्वायत्त राज्य के रूप में 2019 तक रहा। लेकिन 2019 में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सहमति से जो जम्मू और कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो एक राज्य बना ये 2019 में, यूनियन टेरिटरी बना। जो कैपिटल है इसका वो है श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट है इसकी टोटल है 20। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा और जो सीएम है उसका पद अभी खाली है, वेकेंट है अभी। जो लेजिस्लेशन यूनिकैमरल है वहां की सीट्स टोटल 114। कितनी सीट्स हैं? 114 सीट्स है यहाँ की। और राज्यसभा सीट इसकी 4 है और लोकसभा सीट इसकी 5 है। और जो इसका हाई कोर्ट है उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलंधर के कोर्ट कलागांव के प्रदीप सिंह तिवाना हाल ही में किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो बताइए कौन, कहां पर इनकी नियुक्ति की गई है एक जज के रूप में? ऑस्ट्रिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या चीन? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। ओके। तो ऑस्ट्रेलिया में इनको फर्स्ट इंडियन जज के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है प्रदीप सिंह तिवाना और ये पहले इंडियन बन गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में जज बने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, ये है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग और ऑस्ट्रेलिया, और इसकी जो कैपिटल है वो है कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसकी करेंसी है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के वो है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए किस दिन औषधि दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जून। कब? 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग डे मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं इस बार के थीम की तो थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइव्स। तो कैसे जो ड्रग्स से होने वाले नुकसान है, जो भी लॉसेस हो रहे हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए इसके बारे में, और फिर लोगों को इससे उनकी जीवन को बचाया जाए, लोगों को इसके नुकसान को बताया जाए कि किस तरीके से ये ह्यूमन के लिए घातक है, और उनको उत्साहित किया जाए कि वो इसे छोड़ दें। ओके। और ये जो वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2001 है ये यूनाइटेड नेशन द्वारा अभी हाल ही में रिलीज किया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार 275 मिलियंस जो हैं 2020 में 275 मिलियंस जो पीपल्स हैं वो ड्रग्स का यूज कर रहे थे। तो सोचिए ये कितना घातक है। और 2020 में 275 मिलियन तक लोग इसे यूज कर रहे थे।
ओके, तो ये बेसिकली क्या करता है, एक्सट्रीमली ये कल्चर और इकोनॉमी को हार्म करता है। क्या करता है, जो हमारी कल्चर है, इकोनॉमी है, जो ट्रेड है, उन सभी को ये हार्म करता है। ओके, देखिए एक सर्वे के अनुसार जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो 77 कंट्रीज में 42% जो ये ड्रग्स अपनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। कितनी परसेंट, 42% लोग जो हैं ड्रग्स लेना शुरू कर चुके हैं। और ये जो ड्रग्स लेने की प्रवृत्ति है वो 15 से 64 साल के बीच के जो युवा और व्यक्ति हैं वो ज्यादा ले रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं डेली ही ऐसी आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स कवरेज लेकर आती रहूंगी। थैंक यू।